हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना की जानकारी जो एक बहुत बड़े रहस्य को जन्म देती है। बट फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपकी नज़रों से बच ना जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज हमने सोचा कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह की आपको सैर करा दी जाए, जहाँ से काफ़ी लोग गायब हो चुके हैं। मतलब जो भी उस जगह पर गया वो वापस लौट कर नहीं आया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सोच रहे हैं, हम बरमुडा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर एक रफ मैप ड्रॉ करें और उसमें बरमुडा आइलैंड और पुर्टो रिको और मियामी को लोकेट करें और तीनों को एक लाइन में जोड़ दें, मतलब बरमुडा आइलैंड से पुर्टो रिको, फिर पुर्टो रिको से मियामी और फिर मियामी से बरमुडा आइलैंड, तो एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल को बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। यह एक ऐसा रहस्यमय ट्रायंगल है जिसके लिए कहा जाता है कि यह करीब 2000 शिप्स और 200 एयरक्राफ्ट को निगल चुका है। बट फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि एक पायलट ऐसा भी है जो बरमुडा ट्रायंगल से वापस लौट आया है। हम आपको उसी के अनुभव के बारे में बताएंगे और बरमुडा ट्रायंगल के राज को खोलने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम जिस पायलट की बात कर रहे हैं उसका नाम था ब्रूस जर्नॉन, और जिस एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं वह एक सिंगल इंजन बीचक्राफ्ट बोनांजा है, जिसमें 2 और लोग थे, जिसमें एक ब्रूस के पिता थे और दूसरा उनका बिजनेस पार्टनर। वो लोग बहामास से आंद्रोस आइलैंड से फ्लोरिडा कोस्टा के लिए निकले थे। ये बात 4 दिसंबर 1970 की है। ऐसी फ्लाइट ब्रूस ने बहुत उड़ाई थी अपनी लाइफ में। बहामास से फ्लोरिडा कोस्टा जाने के लिए अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता था नॉर्मली, बिना किसी प्रॉब्लम या अजीब घटना के। पर इस टाइम शायद कुछ और ही लिखा था इनकी किस्मत में। ब्रूस ने उड़ान भरी और ऊंचाई पर ले जाने लगा एयरक्राफ्ट को, तभी अजीब अजीब चीजें होने लगी। करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर उसने अपने सामने एक छोटा सा बादल देखा जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अब आप फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि प्लेन के पास में जाने की वजह से वह बादल बड़ा होता जा रहा था, बट नहीं फ्रेंड्स, वह बादल सच में साइज में बड़ा हो रहा था। और थोड़ी ही देर बाद वह उस बादल के अंदर से बाहर आ गया। पर थोड़ी और ऊंचाई पर करीब 11500 फीट एक और बादल दिखा। ये वाला बादल सच में बहुत ही बड़ा था। ब्रूस के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय उस बादल के अंदर से गुजरने के। तो उसने एक लंबी सांस ली और ध्यान से उस बादल के अंदर घुस गया। उस टाइम एयरक्राफ्ट के चारों ओर गुप्त अंधेरा था और रोशनी का कहीं नामो निशान नहीं था। पर ये कोई तूफानी बादल नहीं था और ना ही बारिश हो रही थी। ये सोचते सोचते ब्रूस बहुत परेशान हो गया। तभी अचानक एक सफ़ेद रंग की लाइट या रोशनी सी दिखी। वो आ रही थी और जा रही थी, एक असली बिजली कड़कने जैसी। पर ब्रूस जानता था कि ये रोशनी बिजली कड़कने की नहीं है। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे अंधेरे को मिटा दे रही थी। ब्रूस उसी में अगले आधे घंटे तक उड़ता रहा और फिर अचानक उसे पता चला कि वो जिस बादल में है इस टाइम वो वही बादल है जिसमें वह पहले भी गुजरा था। वो बादल करीब 1 मील चौड़ा था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। ब्रूस को लगा कि वह कभी उस बादल से बाहर नहीं निकल पाएगा, वह हार चुका था। तभी 1 मिनट बाद उसको एक लाइन दिखी उस सुरंग जैसे बादल के एंड में। वो उस लाइन की तरफ बढ़ता चला गया। अब वो लगभग इस पूरे सपने से बाहर आ ही गया था, पर अचानक फिर से कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उस सुरंग रूपी बादल की दीवारें पास में आने लगी और वो लाइन गायब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग बंद हो रही हो। प्लेन के सारे सिस्टम अजीब तरीके से चलने लगे और कंपास की सुई भी तेजी से घूमने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति प्लेन के सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। ब्रूस ने बहुत कोशिश की सिस्टम को संभालने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह बिना हिम्मत हारे उड़ता रहा उसी लाइन की तरफ। सुरंग की दीवारें एकदम करीब आ रही थी। ब्रूस के पास बहुत कम समय बचा था। उसे जल्दी से जल्दी इस बादल से बाहर आना था। आने वाले 20 सेकंड उसकी लाइफ के सबसे मुश्किल 20 सेकंड होने वाले थे। फिर अचानक इस घने बादल को चीरता हुआ ब्रूस का प्लेन बाहर आया। 5 सेकंड के लिए ब्रूस को कुछ समझ नहीं आया। अब एयरक्राफ्ट साफ आसमान में था। तीनों यात्रियों ने चैन की सांस ली। फिर ब्रूस ने रेडियो उठाया और ग्राउंड कंट्रोल को कांटेक्ट किया ताकि वो बता सकें उसके एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट लोकेशन। पर जब ग्राउंड कंट्रोल ने अपनी ग्रीन स्क्रीन पर एयरक्राफ्ट को ढूंढा तो उन्हें कहीं ब्रूस का एयरक्राफ्ट नहीं दिखा। सभी कंफ्यूज थे। ब्रूस का एयरक्राफ्ट रडार पर दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन अदृश्य हो गया हो। पर अचानक ग्राउंड कंट्रोल ने ब्रूस को बताया कि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी मियामी के एयर स्पेस में था। ब्रूस के होश उड़ गए थे। ये सच नहीं हो सकता था। एयरक्राफ्ट को करीब 400 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, जिसमें करीब 90 मिनट लगते हैं। पर इस बार एयरक्राफ्ट 47 मिनट में ही मियामी पहुंच चुका था। इस एयरक्राफ्ट की मैक्स स्पीड 180 माइल पर आवर ही हो सकती थी। कोई भी ये सुनकर यकीन नहीं करेगा कि ये पॉसिबल है, पर सब यही सोच रहे थे कि ग्राउंड कंट्रोल से कोई भूल हुई है। पर फिर ब्रूस ने देखा कि वह सच में मियामी के ऊपर ही उड़ान भर रहा था। प्लेन को उसने ध्यान से लैंड करा दिया और अब बारी थी इस रहस्य को सुलझाने की। आखिर हुआ क्या? ब्रूस ने एयरक्राफ्ट का फ्यूल चेक किया और उसे पता चला कि जितना फ्यूल जाना चाहिए था उतना यूज़ नहीं हुआ। वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। खैर, ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि यह सब उसकी गलतफहमी नहीं थी। ब्रूस एक अच्छा पायलट था जिसके पास 600 घंटे हवा में रहने का एक्सपीरियंस था। जब बाद में कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि ब्रूस का प्लेन करीब आधी दूरी स्किप कर गया था। ब्रूस एक लंबे समय तक इसी घटना के बारे में सोचता रहा। उसने कई प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स को विजिट किया, पर किसी के पास भी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। तो उसने खुद ही एक थ्योरी निकाली और यहाँ तक उस पर एक किताब भी लिखी। ब्रूस ने उसमें इलेक्ट्रिक फॉग और बिजली का जिक्र किया। दोस्तों, अगर आपको इस किताब के बारे में जानना हो तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पर बाकी लोगों को ये घटना किसी काली शक्ति का काम लगा। वह काली शक्ति जो ब्रह्मांड को बढ़ाने में जिम्मेदार है। ये काली शक्ति ने शायद सारा समय चक्र को इस तरह से बाधित किया होगा जिसमें वो बादल एक अजीब सी सुरंग के रूप में दिखने लगा, जैसे कि एक ब्लैक होल हो। तब ब्रूस को अचानक से रियलाइज हुआ कि वह कितना लकी था जो उस जगह से बाहर निकल आया। इस टाइम की हेरफेर की वजह से ब्रूस मियामी इतना जल्दी पहुंच सका। पर काली शक्ति की थ्योरी फ्रेंड्स ऐसी है जिसे समझाया या समझा ही ना जा सके। देखा जाए तो कोई ठोस सॉल्यूशन या थ्योरी किसी के पास भी नहीं है जिससे यह पता चले कि ब्रूस ने इतना बड़ा डिस्टेंस इतनी जल्दी क्रॉस किया कैसे। पर कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की जा सकती हैं, जैसे उस दिन 84 सन स्पॉट्स रिकॉर्ड किए गए, जो बहुत ही ताकतवर और तेज़ गर्म हवा जिसकी स्पीड 440 माइल पर सेकेंड मतलब 700 किलोमीटर पर सेकेंड तक की थी, वह भी उस टाइम रिकॉर्ड हुई थी। इन हवाओं ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटोस्फीयर में गड़बड़ कर दी थी, जिसके कारण ब्रूस का प्लेन के सभी सिस्टम अजीब बर्ताव करने लगे थे। मतलब जो भी चीज़ ब्रूस के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक फॉग था, वह सच में एक इलेक्ट्रिक फॉग जैसा ही था। और अब अगर बात करें इन घनी काले बादलों की, तो उस जगह पर वो आम बात है, क्योंकि उस एरिया में कम और ज़्यादा प्रेशर वाले जोन्स आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण वो तूफानी बादल जन्म लेते हैं। मतलब ब्रूस के आगे जो बादल का साइज़ बड़ा हो रहा था, उसका कारण था दो बड़े बड़े एयर करंट्स के बादलों का आपस में भिड़ जाना।
बट आज तक ये कोई नहीं समझ पाया कि ब्रूस का प्लेन इतनी जल्दी मियामी कैसे पहुंचा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ये जो तर्क साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने दिए वो सही थे या फिर किसी और अदृश्य शक्ति का काम है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। खैर, हो सकता है फ्यूचर में इसका एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाए, पर तब तक ये घटना भी बर्मुडा ट्रायंगल। स्वागत है आपका हमारे चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग पर। रोज़ की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स लेकर जो आपको शायद ही पता हो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी हो गई बातें और अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्लोरेशन का सफ़र विद दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, ह्यूमन स्टमक कैन डिसॉल्व अ रेजर ब्लेड। फ्रेंड्स, बचपन में जब आप लोग छोटे थे तो कभी ना कभी कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मुंह में डाल ली होगी जो नहीं खानी चाहिए। क्या आपको पता है, एक इंसान का पेट इतना एसिड प्रोड्यूस करता है कि अगर आप गलती से एक रेजर ब्लेड भी खा लें तो 2 घंटे बाद ही वो भी डिसॉल्व हो जाएगी आपके पेट में। वैसे हम आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप रेजर ब्लेड को खाकर हमारे इस फैक्ट को वेरीफाई करें, बट अगर कभी गलती से कोई रेजर ब्लेड खा लेता है तो परेशान ना हो और इंतज़ार करें, क्योंकि ब्लेड 2 घंटे में डिसॉल्व हो ही जाएगी, होपफुली। तो ये था हमारा पहला फैक्ट और अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे फैक्ट की तरफ। नंबर 2, ओशियंस प्रोड्यूस अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती पर ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा मात्रा में कहाँ से आती है तो आपके दिमाग में शायद सबसे पहले जंगल के पेड़ ही आएंगे, है ना? बट अगर मैं कहूँ आप गलत सोच रहे हैं तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमें मैक्सिमम ऑक्सीजन जंगलों से नहीं बल्कि ओशन से मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। हम आपको बता दें कि समुद्र में प्लैंक्टन्स, सीवीड्स और बहुत से फोटोसिंथेसाइजर्स होते हैं जो कि वर्ल्ड की आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, था ना ये एक इंटरेस्टिंग कम शॉकिंग फैक्ट? बट अभी तो हमने हमारे दुनिया को जानना शुरू ही किया है और अभी आगे बहुत रोमांचक फैक्ट्स हैं जो हमें जानने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नंबर 3, मरीन एनिमल्स यूज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर नेविगेशन। क्या आप जानते हैं कि कुछ समुद्री जीव पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं अपना सही रास्ता खोजने के लिए? फ्रेंड्स, धरती पर चलने वाले जानवर भले ही अपना रास्ता भूल जाएं, पर समुद्री जीव जैसे सी टर्टल्स और सैल्मन अपना रास्ता नहीं भूलते। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये प्रूव हो चुका है कि ये जानवर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अपना रास्ता नेविगेट करते हैं। नंबर 4, क्लाउड्स वे अ मिलियन पाउंड्स। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने हल्के हल्के बादलों पर बैठकर उड़ने का ख्वाब ज़रूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि जो बादल आपको हल्के लग रहे हैं वो असल में आपकी सोच से भी ज़्यादा भारी हैं। जी हाँ, आपको जानकर अचंभा होगा कि एक बादल का वजन 1 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा हो सकता है। ज़रा सोचिए, एक बादल का वजन वर्ल्ड के सबसे बड़े पैसेंजर जेट से भी ज़्यादा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, था ना ये एक माइंड बॉगलिंग फैक्ट? नंबर 5, रैट्स फील टिकलिश लाइक ह्यूमंस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चूहों को भी हमारी तरह ही गुदगुदी होती है। नेशनल जियोग्राफिक की एक रिसर्च में सामने आया है कि चूहे भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं गुदगुदी करने पर जैसे हम इंसान रिएक्ट करते हैं। नंबर 6, ऑक्सीजन इज ब्लू इन कलर। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि हम सब जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और तो और आप ये भी जानते होंगे कि ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण में ही होती है पर हमें दिखाई नहीं देती। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका कोई कलर नहीं होता। पर अगर मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन का भी कलर होता है तो जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुन रहे हैं आप, ऑक्सीजन का भी कलर होता है, विच इज़ पेल ब्लू। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गैस के रूप में ये हमें दिखाई नहीं देता
बिकॉज गैशियस ऑक्सीजन इज कलरलेस, पर लिक्विड और सॉलिड के रूप में हमें यह दिखाई देता है क्योंकि तब ऑक्सीजन कलरलेस नहीं होती। नंबर 7, the letters J and Q are not present in the periodic table. दोस्तों, आप सभी ने पीरियोडिक टेबल का नाम तो सुना ही होगा। उसमें अलग अलग धातु, अधातु और गैसेस के सिंबल्स मौजूद होते हैं। पर क्या आपको पता है इस टेबल में अंग्रेजी के सारे ही अक्षर प्रेजेंट हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान देने पर आप पाएंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स प्रेजेंट हैं सिवाय 2 के, और वो लेटर्स हैं J and Q। नंबर 8, बनानास आर रेडियो एक्टिव। तो फ्रेंड्स, विज्ञान की इतनी बातों के बाद चलिए अब कुछ खाने पीने की बातें भी कर लेते हैं। दोस्तों, केले तो आप ज़रूर खाते होंगे, पर क्या आप यह जानते हैं कि केले रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे पॉसिबल है। केले तो हम इतना खाते हैं, पर फ्रेंड्स, केलों को रेडियो एक्टिव उसके अंदर पाया जाने वाला पोटेशियम बनाता है, जिसके डीके होने के बाद केला रेडियो एक्टिव बन जाता है। तो दोस्तों, घबराइए नहीं और आराम से केले खाइए, क्योंकि इसे आपको रेडियोधर्मी जहर से मारने के लिए 1 करोड़ केले लगेंगे। मतलब जब आप एक साथ 1 करोड़ केलों का सेवन करेंगे तभी आपकी जान को खतरा है। नंबर 9, ह्यूमन बॉडी इज ऑलमोस्ट एंटायरली मेड अप ऑफ बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में आधे से ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है? हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से बना है, पर आपको बता दें कि इन सेल्स में आधे से ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया ही होते हैं। हमारे शरीर में लगभग 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया और 30 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स मौजूद हैं। मतलब हमारी आधी बॉडी तो बैक्टीरिया ही है। तो दोस्तों, चौंक गए ना? सो फ्रेंड्स, दैट विल बी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग पर। आज हम फिर से आपको ले जाने आए हैं एक एक्साइटिंग सफ़र पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपकी नज़रों से बच ना जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे टाइटैनिक नाम के एक बहुत ही ख़ास और फेमस जहाज़ के बारे में जो अप्रैल 14, 1912 में डूब गई थी। फ्रेंड्स, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो टाइटैनिक जैसी इतनी फेमस जहाज़ के बारे में नहीं जानते हैं? खैर फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे और बात करेंगे टाइटैनिक हादसे के एक उत्तरजीवी यानी सर्वाइवर के बारे में, जिनका दावा है कि टाइटैनिक बर्फ़ की चट्टान से नहीं टकराया था बल्कि विस्फोट की वजह से डूब गया था। फ्रेंड्स, आप लोग ने टाइटैनिक स्टोरी तो सुनी होगी। कहा जाता है कि टाइटैनिक एक बड़ी सी बर्फ़ की चट्टान से टकराया और फिर डूब गया। कई लोग इस हादसे में ज़िंदा बच गए। वही लोग टाइटैनिक के हादसे की स्टोरी को बताने में हिस्सेदार हैं। इनमें से कुछ लोग का कहना है कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि टाइटैनिक में विस्फोट हुआ था। उन्हीं में से एक इंसान है वाइगनेक बायरैड, जो 25 साल की उम्र में थे 1912 में। वाइगनेक बताते हैं कि क्या हुआ था जब वो वर्ल्ड की बहुत ही फेमस शिप टाइटैनिक में सफ़र पर गए थे। यह शिप 10 अप्रैल 1912 में साउथहैम्पटन डॉक से रवाना हुई थी। वाइगनेक और उनके पिता लेखक थे। 1912 में वाइगनेक ने कुछ किताबें पब्लिश की। उन किताबों को लेकर वो यूएस जाना चाहता था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको अप्रूवल नहीं मिला। फिर उसने पानी का रास्ता चुना, जिसमें पहली बार में उसे अप्रूवल नहीं मिला। फिर उसके पिता की मदद से उसे अप्रूवल मिल गया। वाइगनेक ओरिएंट एक्सप्रेस से साउथहैम्पटन पहुंचा किसी भी तरीके से। वहां पर एक विशाल सी शिप लोगों को एक नए वर्ल्ड में ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तभी उस शिप के बारे में बात कर रहे थे। उस शिप का नाम था टाइटैनिक। वाइगनेक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था उस शिप पर जाने के लिए। वह बहुत अच्छे से तैयार हुआ और शिप पर चढ़ गया। उसने एक टोपी और यूएस में उस टाइम का फेमस चश्मा लगा लिया। उसे उस शिप पर 3 और लोग मिले।
जिनके साथ उसने रूम शेयर किया। उनमें से 2 लोग इंग्लैंड से थे और एक फ्रांस से, जिसका नाम था मोरैन। क्योंकि मोरैन और वैगनैक एक ही उम्र के थे और वैगनैक को फ्रेंच बहुत अच्छे से आती थी, तो वो लोग बहुत जल्दी ही फ्रेंड्स बन गए। वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उस शिप के साथ आगे क्या होने वाला है। 14 अप्रैल की रात वो लोग थोड़ी लेट से सोने गए रोज़ की तरह। आधी रात के बाद अचानक उन्हें बहुत तेज़ दगने की आवाज़ सी आई, जैसे नीचे कोई बम फटा हो। तभी नाइट लाइट्स बंद हो गईं और कुछ लोग अपने बेड से एकदम से नीचे गिर गए, जिसमें उन्हें काफ़ी चोट आई। उन तीनों दोस्तों ने जल्दी से अपना कैबिन छोड़ दिया कुछ सामान लेकर। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो कभी उस कैबिन में वापस नहीं आ पाएंगे। वैगनैक ने सिर्फ अपना पासपोर्ट और कैश उठाया और बाहर निकल गया। अब ये तो साफ था कि कुछ गलत हुआ है शिप के साथ, पर फिर भी कॉरिडोर शांत थे। उन लोगों ने पता लगाने की कोशिश की। कोई भी क्रू मेंबर कुछ भी नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चला कि टाइटैनिक डूब रही है। वैगनैक ने देखा कि सभी सेलर्स लाइफ बोट्स में औरतों और बच्चों को बिठा रहे थे और पानी में उतार रहे थे। कुछ आदमियों ने चालाकी से लाइफ बोट में जाने की कोशिश की, पर उन्हें रोकने के लिए हवाई फायर की गई। वैगनैक और मोरैन ये सब देखकर समझ गए थे कि उनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो शिप के साथ डूब जाएं या फिर पानी में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करें। दोनों ही जीना चाहते थे और दोनों को ही स्विमिंग बहुत अच्छे से आती थी, तो दोनों में पानी में कूदने का डिसाइड किया। वैगनैक ने एक छोटे से पर्स में अपना पासपोर्ट और पैसे रखे और उसे गले से लटका लिया। दोनों ने अपनी लाइफ जैकेट पहनकर छलांग लगा ली। तब तक टाइटैनिक का एक हिस्सा डूब चुका था। फ्रेंड्स, ज़रा सोचिए, अगर आप तूफान के बीच एक डूबती हुई शिप में फंसे हो तो आपका क्या हाल होगा। कई लोग ऐसे में डूबने या पानी में कूदने का ऑप्शन चूज नहीं करते। तो वैगनैक और मोरैन ने छलांग लगाई और तुरंत ही एक लहर आई और वो दोनों अलग हो गए। इससे चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई। ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में थे वो दोनों, ऊपर से अब सब कुछ अकेले ही झेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उस दिन नॉर्थ अटलांटिक का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, करीब -2 डिग्री सेल्सियस। वैगनैक के हाथ पैर पानी में नम होने लगे। हर सेकंड के साथ वह कमज़ोर होता जा रहा था और एक टाइम ऐसा आया जब वो हार मान गया और पानी में डूबने लगा। तभी अचानक से उसका सर किसी चीज़ से टकराया। उसने देखा कि वह एक लाइफ बोट थी। पर अब अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर में आपको एक हैप्पी एंडिंग सुनने को मिलेगी, तो आप गलत हैं। वो बोट इतनी भरी हुई थी कि वो लोग ने वैगनैक को बोट में ले ही नहीं जा सकते थे। वैगनैक ने मदद की भीख मांगी, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। खैर, उनका तर्क भी ठीक था, क्योंकि या तो वो एक आदमी को लें और पूरी बोट को डुबा देते, या फिर उसे ऐसे ही छोड़ देते। तो वैगनैक को बोट को छोड़ देना पड़ा। इसके बाद जो भी हुआ वह किसी जादू से कम नहीं था। वैगनैक एक दूसरी शिप में उठा अगले दिन। उसका नाम था कार्पेशिया और वो शिप न्यूयॉर्क जा रही थी, जो लोग बच गए थे उनको लेकर। वैगनैक के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर फ्रेंड्स, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए था वह ये था कि आखिर कैसे वैगनैक बर्फ़ जैसे पानी से बच गया। कैसे ये हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली ही शाम शिप न्यूयॉर्क पहुंच गई। वैगनैक के पास उसका पासपोर्ट और पैसे नहीं थे। शायद वह कहीं गिर गए होंगे। वैगनैक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 12 दिन बाद एक औरत उसके कमरे में रोते रोते आई। वो वही औरत थी जिसने वैगनैक की जान बचाई। उनका नाम था मिसेस एस्टर। उन्होंने वैगनैक को बताया कि लाइफ बोट असल में उसे छोड़कर नहीं गई थी। मिसेस एस्टर ने बताया कि उन्होंने सेलर्स को बताया कि वह मेरा बेटा है और मैं उसके बिना लाइफ बोट को आगे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने पति को टाइटैनिक में खो चुकी हूँ। मिसेस एस्टर के पास वैगनैक का पासपोर्ट और उसके पैसे थे। उन्होंने उसके ठीक होने के बाद उसे दे दिए। वैगनैक अपनी फैमिली के पास बॉस्टन वापस चला गया और उसे अपनी किताबें वापस मिल गई, जिन्हें लेकर वह अमेरिका जा रहा था। वैगनैक ने उसके बाद एक लंबी ज़िंदगी जी।
और उसने पूरी लाइफ बहुत बार उस रात की कहानी और टाइटैनिक के बारे में सबको बताया। पर फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि वैगनैक की कहानी में कहीं भी बर्फ़ की चट्टान का जिक्र नहीं होता, जिसे लोग वजह बताते हैं टाइटैनिक के डूबने की। हमेशा उसने एक धमाके के बारे में ही बताया। फ्रेंड्स, अगर वैगनैक सही बोल रहा था तो ज़रूर उस धमाके के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। वो आग भी हो सकती थी। हालांकि कई लोग ये भी मानते थे कि टाइटैनिक के नीचे कोयला शायद शिप के निकलने से पहले ही जल रहा था, तभी शिप कमज़ोर हुई और चट्टान की टकराव झेल नहीं सकी। कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, एक बड़े से काले निशान की जो शिप के निचले हिस्से में था। पर इन सब के बावजूद कोई भी कंफर्म नहीं बता सका कि टाइटैनिक इसी वजह के कारण डूबी। पर जो लोग इसको मानते हैं वो ये बात नहीं झुठलाते कि वहाँ एक बर्फ़ की चट्टान थी। एक थ्योरी और सामने आई है जिसमें जर्मन यू बोट का जिक्र आता है टाइटैनिक के डूबने की वजह का कारण बनकर। एक अमेरिकन सर्वाइवर जो उस हादसे से बच गया था, वह कहता है कि उसने और कई लोगों ने समुद्र के नीचे से कई विस्फोटों की आवाज़ सुनी, और तो और उन लोगों ने एक सर्च लाइट भी नीचे से आती देखी थी। अब तो ये साफ है कि वह कोई बचाव की शिप नहीं थी जो कि उसको बचाने आई हो। वो एक सबमरीन हो सकती है जो ऊपर लाइट मारकर ये दिखाना चाहती हो कि उसे टाइटैनिक जैसी एक विशाल शिप का क्या हाल किया। ये थ्योरी ज़्यादा पसंद नहीं आई कई लोगों को, कई कारणों से। पहला कारण ये कि टाइटैनिक डूबी 1912 में, जबकि किसी देश में कोई लड़ाई नहीं थी, सब अमन से रहते थे। दूसरा कारण ये कि यूरोप की यू बोट इतनी दूर नहीं जा सकती थी उस टाइम पर, क्योंकि इतना दूर वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तीसरा कारण ये कि किसी चीज़ को रात के अंधेरे में जो इतनी तेज़ी से चल रही हो, निशाना लगाना और मारना आज की सबमरीन के लिए भी मुश्किल है, तब की तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में साइंटिस्ट इस रहस्य से पर्दा उठा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कोई बम विस्फोट हुआ जिसके कारण शिप डूब गई, तो अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ नया पता चला हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी वीडियो डालें तो वो आपकी नज़रों से बच ना जाए। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग पर। हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के लिए ऐसे फैक्ट लेकर आए हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसे फैक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वैसे तो इंसान अपने एंजॉयमेंट के लिए नशा करता ही है, बट आपको बता दें कि हम इंसान ही सिर्फ नशा नहीं करते, बल्कि कुछ जानवरों को नशा करना पसंद होता है। फ्रेंड्स, शायद ही आपको यकीन हो कि पानी में रहने वाली डॉल्फिन्स भी नशा करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र में कौन जाके अल्कोहल मिलाता है जो डॉल्फिन्स नशा करती हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि डॉल्फिन्स को अल्कोहल का नशा नहीं होता, बल्कि जब उनको नशा करना होता है वो जाके पफर फिश खा लेती हैं और इस तरह से वो इंजॉय करती हैं। क्यों चौंक गए ना? अभी तो वीडियो स्टार्ट हुआ है, अभी ऐसे बहुत से चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं आगे, आप बस वीडियो एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, हम सभी ने अपनी लाइफ में हनी मतलब शहद का सेवन किया होगा, पर क्या आप जानते हैं आज आपका खरीदा हुआ शहद आपके पोते के भी पोते बिना किसी दिक्कत के खा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कभी ख़राब नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट टाइम कभी ये मत सोचिएगा कि शहद ख़राब हो जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस अर्थ पर उतने पेड़ हैं जितने इस ब्रह्मांड में तारे भी नहीं हैं। अब अगर हम आपको ये बताएं कि पृथ्वी पर एक ऐसी भी जगह है जहां पेड़ों की गिनती तक की जाती है, तो हाँ दोस्तों, जर्मनी में एक पेड़ पर उसका नंबर लिखा होता है। मतलब अगर आप रास्ते में या पार्क में ऐसे पेड़ों को देखें तो सभी पर एक नंबर लगा होता है, ये पेड़ों की संख्या को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये तरीका सही है? आप अपना जवाब हमें कमेंट्स में लिख कर दे सकते हैं।
तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। वैसे फ्रेंड्स, 2020 में आए कोरोना वायरस ने सभी को बार बार सैनिटाइज रहना तो सिखा दिया, पर क्या आप जानते हैं एक ऐसी चीज़ भी है जिसको सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब उस पर कोई भी वायरस और बैक्टीरिया नहीं बैठ सकता। अरे फ्रेंड्स, ये कोई बहुत खास या एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। दरवाजे पर लगे कॉपर के डोर नॉब्स हैं जो कि खुद को डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। कभी सोचा था ये? चलिए अब हमारी बॉडी से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है च्युइंगम खाने से भी कंसंट्रेशन यानी ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ जाती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया कि जिन लोगों ने एक दिमागी खेल खेलते समय च्युइंगम खाया उनका कंसंट्रेशन बाकी लोगों से ज़्यादा था। अब ये फैक्ट जानने के बाद आप में से कोई लोग च्युइंगम खाना स्टार्ट कर देंगे, है ना? दोस्तों, चैट में आपने देखा ही होगा कि अक्सर लड़कियां बोलती हैं, तो कभी आपने नाक बंद करके ये चीज़ बोलने की कोशिश की है? अगर नहीं तो ज़रा ट्राई कीजिएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नाक बंद करने के बाद आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला फैक्ट सुन करके तो आपको मज़ा ही आ गया होगा। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। हम इंसान कभी सांस लेना और खाना निगलना एक साथ नहीं कर सकते। अगर यकीन ना हो तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा दोस्तों। वैसे फ्रेंड्स, आप ये तो जानते ही होंगे कि हर देश के अपने एक अलग नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल स्पोर्ट्स आदि होते हैं। बट क्या आप जानते हैं जैसे हमारे देश का नेशनल एनिमल एक टाइगर है, ऐसे ही स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल एक यूनिकॉर्न है। फ्रेंड्स, यूनिकॉर्न एक सींग वाले घोड़े को कहते हैं, जिसे अपने बच्चों के कार्टून में तो देखा ही होगा। मतलब स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल एक काल्पनिक जानवर है जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना अजीब? चलिए एक और अजीब फैक्ट बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि केक में अक्सर अंडे का यूज़ किया जाता है, उसे फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बनाने के लिए। पर फ्रेंड्स, एक अजीब फैक्ट है कि हम केक बनाने के लिए अंडे की जगह अपने खून का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अंडे का ही काम करेगा केक में। तो फ्रेंड, था ना ये फैक्ट पहले वाले से भी अजीब? और एक चीज़ फ्रेंड, हम आपको बता दें कि ये सारे फैक्ट हम अपनी सिर्फ जानकारी के लिए ही और एंटरटेनमेंट के लिए ही लाते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि आप खुद को किसी तरह से चोट पहुँचाएँ। अब आप अपना खून डालकर केक बनाने का ट्राई मत करना प्लीज़। तो फ्रेंड्स, जाते जाते हम आपको एक ऐसा फैक्ट बताते जाते हैं जिससे आपको अपने इंडियन होने पर गर्व होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू यानी मूर्ति हमारे यहाँ है, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 में हुआ था। आपको बता दें कि यह मूर्ति हमारे स्वतंत्रता सेनानी लेट सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। उसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट तक है और यह भारत के गुजरात राज्य में है। फ्रेंड्स, आपने न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो सुना ही होगा। आपको बता दें कि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से संबोधित किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आई ना प्राउड वाली फीलिंग। तो इसी के साथ हम अपनी आज की ये वीडियो फिनिश करते हैं, इस वादे के साथ कि हम फिर से हाजिर होंगे आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मज़े लेते रहिए इन अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर। आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट्स की। नंबर 1, द स्ट्रेंज ह्यूमन टू डॉग पॉपुलेशन रेशियो इन फ्रांस। फ्रेंड्स, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मनुष्यों की जनसंख्या से ज़्यादा संख्या कुत्तों की है। यहाँ लोगों को मेट्रो में अपने प्यारे कुत्तों को ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। नंबर 2, द पॉपुलेशन ऑफ शीप इन न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फीयर का एक छोटा सा बेहद खूबसूरत देश है। यहाँ की आबादी का घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बेहद कम है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड ऐसा देश है जहाँ लोगों की जनसंख्या से अधिक भेड़ों की जनसंख्या है। जी हाँ, यहाँ प्रति आदमी के हिसाब से 6 भेड़ यानी शीप मौजूद हैं। तो अगली बार छुट्टियों में आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं ना? नंबर 3, द स्ट्रेंज केस ऑफ फ्रॉग्स। दोस्तों, बरसात आते ही मेढकों की आवाज़ ने आपको इरिटेट तो ज़रूर किया होगा। तो आइए थोड़ा और जानते हैं आपके इस परफेक्ट एनिमी के बारे में। मेढक जब किसी कीड़े को निगलता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ऋग्वेद में मंडूक यानी मेढक को मांगलिक तथा शुभ माना गया है और मेढक की ध्वनि वर्षा सूचक
मांगलिक ध्वनि के रूप में हमेशा से मान्य रही है, तो क्या अब भी आपको मेढकों से उतनी ही एलर्जी है? नंबर 4, द ग्रेटेस्ट गेम एवर इन्वेंटेड, चेस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शतरंज दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है और जटिल प्रश्नों को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब शतरंज के बारे में थी। नंबर 5, डॉल्फिन्स कैन स्लीप विद एन आई ओपन। दोस्तों, फिल्मों तथा असली जिंदगी में भी आपने चुलबुली डॉल्फिन्स तो जरूर देखी होंगी, पर क्या आप यह जानते हैं कि डॉल्फिन मछली 5 से 8 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह मछली एक आंख खुली रखकर भी आराम से सो सकती है। तो क्या आज आप करेंगे एक आंख खोलकर सोने की कोशिश इन प्यारी डॉल्फिन्स की तरह? नंबर 6, द माइटी ऑस्ट्रिच। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से ज्यादा बड़ी होती हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग के दौड़ने की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, पर अफसोस यह उड़ नहीं सकता। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। आगे भी ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, पर तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं आपको स्पेस के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने के लिए। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी हिट कर दें, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियो डालें आपको सबसे पहले उनकी अपडेट्स मिलें। तो फ्रेंड्स, हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपके लिए प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब और टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज के स्पेस का सफ़र। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स के बारे में बताया था। अगर बाय चांस आपसे वो वीडियो मिस हो गई हो तो हमने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम और भी प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे और आपको लेकर जाएंगे हमारे सोलर सिस्टम के एक रोमांचक सफ़र पर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट प्लैनेट के बारे में, द माइटी जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम की चौथी सबसे चमकीली चीज़ है। और तो और फ्रेंड्स, ये इतनी तेज़ी से रोटेट करता है कि इसके दिन सारे प्लैनेट्स में सबसे छोटे होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, पर जुपिटर पर एक दिन हमारे अर्थ के सिर्फ 9 आवर्स 55 मिनट्स के बराबर होता है। क्यों नहीं हुआ ना यकीन? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए, होश उड़ जाएंगे आपके। सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जुपिटर 11.8 ईयर्स में सन का एक चक्कर लगा लेता है। जुपिटर का मून गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। जुपिटर के अंदर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, धातु और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। इन सब के अलावा अगर आपने कभी भी जुपिटर की इमेज देखी हो तो उसमें एक बड़ा सा रेड स्पॉट भी नज़र आता है। वो स्पॉट और कुछ नहीं, एक बड़ा सा तूफान है जो 350 सालों से अभी तक जुपिटर पर है। ये तूफान इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 अर्थ्स आसानी से फिट हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जुपिटर। अब सैटर्न यानी शनि ग्रह के बारे में जानते हैं।
आप सभी ने सैटर्न को चारों तरफ रिंग्स तो देखी ही होंगी, बट क्या आप ये जानते हैं कि उन रिंग्स में आखिर है क्या? हम आपको बताते हैं। असल में वो रिंग्स और कुछ नहीं बल्कि आइस यानी बर्फ और डस्ट यानी धूल के कण हैं। सैटर्न का एक दिन अर्थ के 10 आवर्स और 34 मिनट्स के बराबर होता है। मतलब फ्रेंड्स, जुपिटर के बाद सबसे छोटा दिन इसी पर होता है। सैटर्न सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए 29.4 ईयर्स का टाइम लेता है। सैटर्न के तूफान भी अंडे के आकार के होते हैं। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है ना? वैसे फ्रेंड्स, क्या आप जानते थे सैटर्न का ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन से बना है और सैटर्न के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 150 से ज्यादा मून्स हैं। यह फैक्ट सैटर्न को सबसे ज्यादा मून्स वाला प्लैनेट बनाता है। फ्रेंड्स, सैटर्न से निकलकर अब चलिए यूरेनस के सफर पर चलते हैं। यूरेनस पर भी दिन छोटा ही होता है, जिसमें सिर्फ 17 घंटे और 14 मिनट ही होते हैं। यूरेनस सन की चारों ओर एक रेवोल्यूशन लगाने में 84 ईयर्स का टाइम लगा देता है। अरे, ये तो काफ़ी स्लो है ना? क्यों है ना दोस्तों? एक और मज़ेदार फैक्ट ये भी है कि यूरेनस को लोग आइस जाइंट भी बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है बर्फ का राक्षस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे किसी प्लैनेट को राक्षस का नाम दे दिया? तो हम आपको इसका रीज़न भी बताते हैं। असल में यूरेनस के अंदर की जो लेयर है वो बर्फ़ की है, और तो और यूरेनस की सबसे ऊपर की लेयर हाइड्रोजन और हीलियम से भरी पड़ी है। इसी वजह से यूरेनस का टेम्परेचर सभी प्लैनेट्स में सबसे ठंडा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारे सोलर सिस्टम का ये बर्फीला राक्षस? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। यूरेनस के पास कुल 27 मून्स हैं और इसके अपने 13 रिंग्स भी हैं। यूरेनस के बाद अब बारी है नेपच्यून की। नेपच्यून सन से सबसे दूर का प्लैनेट माना जाता है। इसको सबसे छोटा गैस जाइंट भी कहते हैं। यहाँ तक कि इस छोटे से गैस जाइंट का एक साल हमारे अर्थ के 165 ईयर्स के बराबर होता है। नेपच्यून का नाम रोम के समुद्री देवता के नाम पर रखा गया था। कितने ही सालों तक तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये नन्हा गैस जाइंट एग्जिस्ट भी करता है हमारे सोलर सिस्टम में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इसका भी एक दिन कुछ खास बड़ा नहीं होता, बल्कि सिर्फ 16 आवर्स का होता है, और इसका भी एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, जिसमें थोड़ी मीथेन गैस भी होती है। फ्रेंड्स, नेपच्यून के पास अपने 14 मून्स हैं और 5 रिंग्स भी हैं। इस छोटे से गैस जाइंट प्लैनेट का टेम्परेचर -201 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्यों, जम गई ना हड्डियां आपकी भी? सो फ्रेंड्स, अब जब स्पेस के सफ़र पर आए ही हैं तो हमारे विशाल सन को कैसे भूल सकते हैं। चलिए लगे हाथ आज आपको सन के बारे में भी कुछ एक्साइटिंग फैक्ट्स बता देते हैं। फ्रेंड्स, सूरज कोई प्लैनेट नहीं बल्कि एक स्टार है, जिसे G2V स्टार भी कहते हैं। इसमें 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम गैस पाई जाती है। ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें 1 मिलियन अर्थ लाइक प्लैनेट्स आसानी से फिट हो सकते हैं। अब जब सन इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली सोलर सिस्टम का ज़्यादातर हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा। फ्रेंड्स, ये सन हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% हिस्सा अकेले कवर कर लेता है। क्यों, चौंक गए ना? एक और चौंकाने वाला फैक्ट हम आपको बताते हैं। सन आज से 130 मिलियन ईयर्स के बाद अर्थ को निगल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर फ्रेंड्स, ये फैक्ट 100% सही है। इसका रीज़न हम बताते हैं आपको। जब सूरज अपनी सारी हाइड्रोजन जला लेगा, फिर वो हीलियम जलाना स्टार्ट कर देगा, और फिर पहले मर्करी, फिर वीनस और फिर अर्थ को भी निगल जाएगा। फ्रेंड्स, अब तो आपको समझ आया ना कि हम मजाक नहीं कर रहे थे। अरे, अभी ऐसा ही एक और फैक्ट है मेरे पास आपके लिए। हमने जाना कि सन अपना साइज बढ़ाएगा, बट आपको ये भी बता दें कि जब ये अपने मैक्सिमम साइज में आ जाएगा तो ये एक्सप्लोड होकर फट जाएगा और फिर
इसके सिर्फ छोटे छोटे सफ़ेद लाइट वाले टुकड़े रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, था ना ये एक काफ़ी अमेजिंग फैक्ट। बिफोर वी गो, आपको बताते हैं गर्मी से भरा एक और फैक्ट। सन का एक्चुअल टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्रीज तक जा सकता है। क्यों, सुनकर कान लाल हो गए ना? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी ही फिर से आपको एक और एक्साइटिंग सफ़र पर ले जाएंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से आया हूँ कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें बताने। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही अमेजिंग और एक्साइटिंग फैक्ट्स जानने पसंद हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपकी नज़रों से छूट ना जाए। सो फ्रेंड्स, और टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके चलते हैं स्पेस के एक एक्साइटिंग सफ़र पर, जहां हम प्लैनेट्स को और भी करीबी से जानेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे प्लैनेट से स्टार्ट करते हैं, जिसका कुल डायमीटर सिर्फ 4879 किलोमीटर्स ही है। क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा प्लैनेट है? हम यहाँ बात कर रहे हैं मरकरी की। जी हाँ फ्रेंड्स, मरकरी पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, जो दूसरा सबसे डेंस प्लैनेट भी है। मोरओवर, ये छोटू सा प्लैनेट सन के चारों ओर इतनी हाई स्पीड में चक्कर लगाता है कि इसको मैसेंजर ऑफ गॉड से भी कंपेयर किया जाता है। इसका काम था एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस पहुंचाना फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, था ना ये कुछ इंटरेस्टिंग? अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आपने न्यूटन के लॉज के बारे में तो पढ़ा ही होगा। उन्होंने प्रूव किया था कि पृथ्वी अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। उसकी इस ताकत को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटी भी कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं, मरकरी पर सिर्फ 38% ग्रेविटी है। तो इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, अगर कभी आप मरकरी पर गए तो आप ज़मीन पर खड़े नहीं हो पाएंगे, बल्कि हवा में उड़ेंगे। था ना ये इंटरेस्टिंग? ये तो कुछ भी नहीं। क्या आपको पता है, ग्रेविटी ना होने की वजह से मरकरी के पास अपने मून्स या रिंग्स नहीं है। मरकरी दूसरा सबसे हॉट प्लैनेट भी है। उस पर कोई मौसम एग्जिस्ट नहीं करता और उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत पतला है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, मरकरी इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो एक साल में एक बार रोटेट नहीं करता, बल्कि हर 2 चक्कर में 3 बार रोटेट करता है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने मरकरी के बारे में जाना। अब हम वीनस की बात करते हैं। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे ज़्यादा चमकने वाला नेचुरल ऑब्जेक्ट है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वीनस ब्रह्मांड का सबसे गर्म प्लैनेट है, जिसका औसतीय तापमान 462 डिग्री सेल्सियस है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट वीनस ये है कि वीनस सारे प्लैनेट से उल्टे डायरेक्शन में घूमता है। मतलब, अगर सारे प्लैनेट्स राइट टू लेफ्ट घूमते हैं तो वीनस लेफ्ट टू राइट घूमता है। तो फ्रेंड्स, मज़ा आया ना ये जान के? ये तो बस शुरुआत है। अभी बहुत से ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बाकी हैं, जैसे वीनस का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है। वीनस का नाम वीनस रोम की प्यार और सुंदरता की देवी के नाम पर पड़ा। फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया कि वीनस का टेम्परेचर कितना हॉट रहता है, पर क्या आपको यह पता है, वीनस का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, चाहे रात हो या दिन। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी सरफेस 300 to 400 मिलियन ईयर्स पुरानी है। मतलब पृथ्वी से 100 मिलियन ज़्यादा पुरानी। और तो और, क्या आप जानते हैं अर्थ के पास मिलने वाला प्लैनेट कौन सा है? जी हाँ, सही सोचा आपने। वीनस पृथ्वी के सबसे पास मिलने वाला प्लैनेट है, पर उसके पास पृथ्वी की तरह अपना कोई मून नहीं है। अलॉन्ग विद द एब्सेंस ऑफ इट्स ओन मून, वीनस के पास अपनी रिंग्स भी नहीं है। फ्रेंड्स, ग्रेविटी की ही तरह प्लैनेट्स के पास एक चुंबकीय शक्ति भी होती है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है
जिसकी चुंबकीय शक्ति सबसे कमजोर है। तो अब हमने वीनस के बारे में भी काफी कुछ जान लिया है। अब बारी है अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में कुछ अमेजिंग चीजें जानने की। फ्रेंड्स, अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम किसी देवी देवता के नाम पर नहीं पड़ा। अर्थ नाम पुराने इंग्लिश के वर्ड अर्थ से आया, जिसका मतलब है जमीन। हम सभी जानते हैं कि हर प्लैनेट रोटेट करता है। हमारी अर्थ भी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। बट क्या आप जानते हैं अर्थ की रोटेशन स्पीड घटती जा रही है, वो भी करीब 17 मिलीसेकेंड्स पर 100 ईयर्स। इसका मतलब है कि आज से 140 मिलियन ईयर्स लेटर 24 आवर्स का एक दिन एक्चुअली में 25 आवर्स का होगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा उस एक एक्स्ट्रा घंटे के बढ़ने से कैलकुलेशंस में कितनी गड़बड़ होगी? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अर्थ को और जानने के हमारे इस दिलचस्प सफ़र में। पृथ्वी के पास एक ऊपरी परत है जिसे ओजोन लेयर भी कहते हैं। ये लेयर सूर्य की हार्मफुल यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। और अब बारी कुछ और स्पेशल फैक्ट्स की। नंबर 1, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति समुद्र में ही हुई थी। नंबर 2, पृथ्वी और चांद के बीच के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समुद्र में लहरें उठती हैं। नंबर 3, पृथ्वी का पानी पहले सरफेस के अंदर ही था। जब ज्वालामुखी फटे और भूकंप आए तब वह पानी ऊपर आया। नंबर 4, अर्थ की ऑर्बिट जिस पर वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है सबसे ज्यादा सर्कुलर है। अरे, अभी से पस्त हो गए क्या दोस्तों? अभी तो आगे ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बचे हैं। तो जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आपको मार्स की सैर पर ले चलते हैं। मेरा मतलब है अब मार्स के बारे में जानते हैं करीब से। पृथ्वी के बाद अगर किसी प्लैनेट पर जीवन संभव है तो वह है मार्स। मार्स के पास भी पृथ्वी की तरह मौसम है, बस वो 2 गुने लंबे होते हैं। बाकी प्लैनेट्स की तरह मार्स का नाम रोम के लड़ाई के देवता मार्स के नाम पर रखा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई के देवता और मार्स का क्या रिलेशन? तो आपको बता दें कि इसके खूनी लाल रंग की वजह से इसका नाम मार्स रखा गया। मार्स का यह खूनी लाल रंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन इट्स सॉइल। ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं मार्स से रिलेटेड जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। नंबर 1, मार्स ब्रह्मांड के सबसे रेतीले तूफान एक्सपीरियंस करता है। नंबर 2, सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ मार्स पर ही पाया जाता है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। यह पहाड़ 21 किलोमीटर ऊंचा और 600 किलोमीटर चौड़ा है। नंबर 3, मार्स के पास 2 चांद हैं जिनका नाम फोबोस और दाइमोस है। नंबर 4, मार्स के पास कोई चुंबकीय शक्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्लैनेट्स और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आई होप आपको हमारे ये फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे सभी वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपके सामने बहुत ही जल्द फिर से हाजिर होंगे कुछ नए अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक स्टे ट्यून, गुड बाय। शुरुआत में हमें लगता था कि हम इंसान बहुत ख़ास हैं और ये जो हमारी अर्थ है वो यूनिवर्स का एक सेंटर है और बाकी सभी ग्रह, सूर्य और तारे इसका चक्कर लगाते रहते हैं। पर जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे हमें पता चलता गया कि इस बहुत ही बड़े यूनिवर्स में हम एक डस्ट के पार्टिकल के बराबर भी नहीं हैं। हमारे ही सन के जैसे इस यूनिवर्स में हज़ारों लाखों तारे मौजूद हैं, जिसका चक्कर पृथ्वी जैसे ही बहुत सारे करोड़ों प्लैनेट्स लगा रहे होंगे, जहाँ पर भी नेवर नो कि हमारे अर्थ के जैसा ही लाइफ वहाँ पे भी मौजूद हो सकती है। उसके बाद हम सभी अक्सर रात में बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ निहारते हैं और ये सोचते हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में हम सिर्फ अकेले हैं? हमारी अर्थ के अलावा किसी और गैलेक्सी में, किसी और प्लैनेट पर हमारे जैसी
सभ्यता हो सकती है या नहीं, अगर हो सकती है तो वो हमसे कितनी अलग होगी, हमसे कितनी एडवांस होंगी, और अगर ऐसी सभ्यता सच में एग्जिस्ट करती है तो अब तक हम उनसे मिल क्यों नहीं पाए हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर साइंटिस्ट भी आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं, पर हम अपनी इमेजिनेशन से इन सब सवालों के जवाब ज़रूर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं यूनिवर्स की सैर पर, जहां हम अपने ही इमेजिनेशन से अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। लाइफ बियॉन्ड अर्थ। हमें अपने सफ़र की शुरुआत अपने ही ग्रह पृथ्वी से करनी पड़ेगी और हमें जानने की कोशिश करनी होगी कि हमारे खुद के ग्रह पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ऐसे सिचुएशंस पैदा हुए कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके। और जब हम नजर पृथ्वी की तरफ दौड़ाते हैं तो ये चारों तरफ से लाइफ से भरपूर नजर आता है, जहाँ पर जीवों और पेड़ पौधों की लाखों तरह की प्रजातियां मौजूद हैं और साथ ही यहाँ एक इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद है जो आज इस समय इस वीडियो को देख रहा है। और आखिर जीवन की उत्पत्ति के लिए किसी ग्रह पर क्या जरूरी है और हमारी अर्थ पे ऐसा क्या मौजूद था जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे जीवन की शुरुआत हुई। जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। जिस तरह हम खाने में तरह तरह के मसाले मिलाकर एक स्वादिष्ट पकवान तैयार करते हैं, उसी तरह लाइफ के लिए बहुत सारी केमिकल्स की सही मात्रा में प्रोपोर्शंस की जरूरत होती है। एक सीधी सादी लैंग्वेज में कहा जाए तो हम सब अलग अलग तरह के केमिकल से बने हुए हैं, पर इस केमिस्ट्री के लिए एक आइडियल कंडीशंस की जरूरत होती है, जिसमें खास तौर पर 3 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला इंग्रेडिएंट है एनर्जी, जैसे कि सनलाइट एंड जियोथर्मल एनर्जी। किसी भी प्लैनेट पर लाइफ की शुरुआत के लिए एक सही सर्टेन अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये प्लैनेट ना तो अपने सूरज से ज्यादा दूरी पर होना चाहिए, ना ही अपने सूरज के ज्यादा करीब, यानी कि अगर एनर्जी सही मात्रा में होती है तो किसी भी ग्रह पर लाइफ की शुरुआत की संभावना हो जाती है। किसी भी प्लैनेट पर लाइफ की शुरुआत के लिए दूसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है हैवी एलिमेंट्स, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। किसी भी ग्रह पर जीवन को बनाने के लिए आपको कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर ये केमिकल सही तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो ये लाइफ के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं। और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट है लिक्विड वाटर। गैस स्टेट में एटम्स एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद रहते हैं और बहुत ही तेज स्पीड से मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं सॉलिड स्टेट में एटम फिक्स होते हैं और मूव नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से ये किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स को बना ही नहीं सकते। बट लिक्विड स्टेट में एटम्स एक दूसरे से ठीक ठाक दूरी पर मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ये दूसरे एटम से ठीक तरह से इंटरेक्ट करते हैं और इसके साथ ही एक दूसरे से जुड़कर एक बेसिक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। लिक्विड वाटर लाइफ को स्टार्ट करने के लिए सबसे ही ज्यादा आइडियल माना जाता है, जहां एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और बेसिक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और फिर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिलकर लाइफ के लिए ज़रूरी चेन का निर्माण कर लेते हैं। यानी किसी भी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए लिक्विड वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। और ये लिक्विड वाटर हम ऐसे प्लैनेट्स पर पा सकते हैं जो अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में मौजूद रहे, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडी, जिसकी वजह से लिक्विड वाटर अपने लिक्विड स्टेट में ही बना रहता है। आज के करीब 4 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी लाइफ की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे ही परफेक्ट जगह हुआ करती थी। लिक्विड वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में लंबे समय के लिए मौजूद था। इस टाइम पर हमारे पृथ्वी पर लिक्विड वाटर के बहुत ही विशाल ओशंस मौजूद हुआ करते थे और इसी समय पर इन्हीं विशाल ओशंस की गहराई में क्रैक्स हुआ करते थे, जहां से हैवी एलिमेंट्स हमारे अर्थ के कोर से निकलकर इस ओशन के तह तक आ रहे थे। यहाँ पर ये बेसिक एलिमेंट्स ने मिलकर जीवन के जरूरी सेल्स का निर्माण किया और ऐसे हमारी अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इस केमिस्ट्री ने आगे जाकर इवोल्यूशन का रूप ले लिया, जिसने कई बिलियन साल के दौरान अपने आप को इवॉल्व किया और आज का रूप ले लिया। अगर सच कहूँ तो जीवन की शुरुआत अपनी अर्थ पर कैसे हुई ये अभी तक एक मिस्ट्री है, बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्लेनेट पर लाइफ की स्टार्टिंग के लिए इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जो हैं ऑर्गेनिक वाटर, जो है लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी। पर हम जितना लाइफ की स्टार्टिंग के बारे में सोचते हैं उतना ही हैरान होते जाते हैं। पर रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोपिक लाइफ, डेंजरस वोल्केनोज, हॉट डेजर्ट, कोल्ड माउंटेन्स, गहरे समुद्र में और स्पेस में भी मिले हैं।
जिससे ये पता चलता है कि लाइफ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पॉसिबल है, यानी ऐसी जगह में भी जीवन हो सकता है जो पहली बार में हमें कुछ खास जगह ना लगी हो। अभी तक की गई हुई स्टडीज में हमारे साइंटिस्ट को ये पता चला है कि हमारे अर्थ पे लाइफ की शुरुआत करीब 4 बिलियन साल पहले हुई थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस टाइम पे हमारी अर्थ एक बहुत ही खतरनाक एलियन प्लेनेट के जैसा दिखा करती थी और करीब 100 मिलियन सालों तक हमारी अर्थ पर खतरनाक वॉल्केनोज और एस्टेरॉयड का राज चला करता था। अगर आप इस समय पर एग्जिस्ट करते तो आप हमारी पृथ्वी को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि ये विशालकाय वॉल्केनोज और लावा के रिवर्स से भरा हुआ था। पर इतने खतरनाक सिचुएशन में होते हुए भी लाइफ ने इस ग्रह पर अपने जीवन की उत्पत्ति शुरू कर दी थी। जैसे जैसे हमारी अर्थ ठंडी होती रही, वैसे वैसे विशाल महासागर की गहराई में जीवन की उत्पत्ति होने लगी। जिस तरह इतनी खतरनाक सिचुएशंस का सामना करते हुए हमारी अर्थ पे जीवन की शुरुआत हुई, उसी की स्टडीज करते हुए हमारे वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि किसी भी ग्रह पर कितनी भी कंडीशंस खराब हो, पर वहां पर लाइफ की संभावना है। धरती की उत्पत्ति के करीब 4 बिलियन सालों के बाद, केवल कुछ सालों पहले ही इंसानों ने धरती के परे अंतरिक्ष में दूसरे प्लैनेटों की और जीवनों की खोज शुरू की है। और इस विशाल यूनिवर्स में जीवन की खोज अभी तो मात्र बस शुरू ही हुई है। स्टडी से पता चला है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए लिक्विड वाटर काफ़ी ज़रूरी है। मीन्स जहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद है वहाँ पर किसी न किसी प्रकार के जीवन होने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में पृथ्वी से परे जीवन खोजने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम सिर्फ ऐसे प्लेनेट का पता करें जहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद है। हमने कुछ सालों पहले ही ऐसी ही खोज शुरू की है। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हमें मिले हैं जहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। और अपने कुछ ही दिनों की ही खोज में हमें ऐसे ग्रह मिले हैं जो अपने ही तारे के हैबिटेबल जोन में हैं और जहाँ पर लिक्विड वाटर काफ़ी समय के लिए बना रहता है। इनमें से कुछ ग्रह हैं कैपिलस 62F, ट्रैपिस्ट 1D, टी गार्डन B और K212b। और स्टडी से ये पता चला है कि लाइफ की स्टार्टिंग के लिए 2 ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लिक्विड वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे इस गैलेक्सी में बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। और ऐसे में ये बड़ी संभावना है कि किसी न किसी ग्रह पर लाइफ किसी भी फॉर्म में वहाँ पर मौजूद हो सकती है। केवल हमारी आकाशगंगा में ही ऐसे सैकड़ों प्लैनेट हैं जो कि रॉकी प्लैनेट्स हैं और वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं और अपने स्टार का सही तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। यानी सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही करीब धरती के तरह ही 50 बिलियन ग्रह मौजूद हो सकते हैं। और अगर सिर्फ हम अपने यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पे से सैकड़ों प्लैनेट हैं जिन पर जीवन की पॉसिबिलिटीज होने की चांसेस हैं और जिनको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि आंकड़ों में बहुत ही ज़्यादा हैं। जिनमें से हर एक ग्रह बहुत ही खास होगा जहाँ पे जीवन किसी अलग तरह का हो सकता है। यहाँ जीवन अलग ही रूप में पनपा होगा और इवॉल्व हुआ होगा। इन ग्रहों पर जीवन हमसे काफ़ी अलग भी हो सकता है, जो कि अलग एलिमेंट्स से बने हुए हो सकते हैं और हो सकता है वो अपने जीने के लिए हमसे अलग किसी संसाधन का इस्तेमाल करते हों। पर यह ज़रूरी नहीं है कि हैबिटेबल जोन में होने के साथ वो ग्रह हैबिटेबल हो और वहाँ पे किसी भी प्रकार का जीवन हो। और काफ़ी सालों की स्टडीज़ के बाद हमें ये पता चला है कि कुछ ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में हैं, बट किसी कारणवश वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से वहाँ जीवन की स्टार्टिंग होना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए पहले वैज्ञानिकों को लगा कि हमारे पड़ोसी ग्रह वीनस पर लाइफ पॉसिबल है। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर किस वाटर लिक्विड फॉर्म में काफ़ी समय से मौजूद रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बट फिर स्टडीज़ करने के बाद पता चला कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ख़तरनाक है, जो कई तरह की टॉक्सिक गैसेस से भरा हुआ है और यहाँ जीवन के पनपने की कोई भी संभावना है ही नहीं। पर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जीवन सिर्फ हैबिटेबल जोन में रह रहे ग्रहों पर ही पनप सकता है। तारों के हैबिटेबल जोन और उनके गर्मी से परे मौजूद विशाल मून्स भी जीवन को पनपने के लिए काफ़ी उपयुक्त हो सकते हैं। इन्हें जीवन के लिए ज़रूरी एनर्जी ना कि अपने तारे की रोशनी से मिलती है, बल्कि इनके विशाल ग्रहों की ग्रेविटी भी इन्हें काफ़ी ऊर्जा मुहैया कराती है। उदाहरण के लिए जुपिटर ग्रह का चक्कर लगा रहे आईओ मून पर कई विशाल वॉल्केनोस मौजूद हैं, जिसका कारण है जुपिटर का बहुत ही शक्तिशाली ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्स। जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा
और सैटर्न ग्रह के मून इंसेलेडस पर जीवन के लिए जरूरी 3 इंग्रेडिएंट्स मौजूद सब सरफेस लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मौजूद है। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इनके मून के विशाल सब सरफेस लिक्विड ओशन में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद हो सकता है। और वहीं सैटर्न ग्रह के मून टाइटन पर साइंटिस्ट को स्टडीज में हाइड्रोकार्बन के ओशंस और एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर मिला है। केवल हमारे सौरमंडल में ही दर्जनों एक्सोमून्स मौजूद है जहां किसी भी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। जैसे कि आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि कैसे किसी ग्रह के मून पर जीवन हो सकता है। ऐसे अकेले हमारे ही आकाशगंगा में हजारों ट्रिलियन ऐसे एक्सोमून्स एग्जिस्ट हो सकते हैं जो कि हमारी आकाशगंगा के प्लैनेट्स की संख्या के करीबन 100 गुना ज़्यादा है। इनमें से कुछ एक्सोमून्स हमारी धरती के जितने भी विशाल हो सकते हैं, जहां हमारे अर्थ की तरह ही लिक्विड वाटर और सरफेस मौजूद हो सकता है। यानी हमारे ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी जगहें हो सकती हैं जहाँ पे लाइफ है और वहाँ पे लाइफ अच्छे से चल भी रही हो। अब ऐसा कभी भी हो सकता है कि हमें न्यूज़ मिले कि हमने अपने पृथ्वी के बाहर किसी नए ग्रह की खोज कर ली है और नए जीवन की खोज कर ली है। अगर हम अपनी पृथ्वी के बाहर किसी और ग्रह पे अगर एक बैक्टीरिया की भी खोज कर लें तो ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि हम हमारे पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन ढूंढने के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं और कुछ सालों में ही हम अपनी गैलेक्सी में किसी प्लैनेट पर या अलग गैलेक्सी में किसी प्लैनेट पर लाइफ की खोज कर सकते हैं। और साथ ही हम किसी ऐसे प्लैनेट की भी खोज कर सकते हैं जो अपने तारे का चक्कर लगा रहा हो और वहाँ किसी भी प्रकार का जीवन मौजूद हो। और ये खोज पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही अहम होगा जब हम ये ढूंढ के निकालेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम सिर्फ अकेले इंसान नहीं हैं, बल्कि इस यूनिवर्स में हमारे इंसान के साथ साथ भी और भी लाइफ्स एग्जिस्ट करती हैं, और भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, और भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमारी जैसी ही एग्जिस्ट करती हैं। पर असली कहानी तो तब स्टार्ट होगी जब हम अपने पृथ्वी के परे किसी और प्लेनेट पर जीवन की खोज कर लेंगे। ऐसे में एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा कि अगर हमारे ब्रह्मांड में जीवन एक आम बात है जो हर कहीं मौजूद है, तो हम हमारे ब्रह्मांड में मौजूद किस छोर पर एग्जिस्ट करते हैं? क्या हमारे पृथ्वी पर जीवन पनपने से पहले ही कहीं और पे जीवन पनप रहा था, या हम हमारे यूनिवर्स के पहले जीव हैं? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए हमें ब्रह्मांड का सफर एक नए तरीके से शुरू करना होगा। हमारा विशाल ब्रह्मांड करीब 14 बिलियन सालों पुराना है और हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे का निर्माण आज से करीब 12 बिलियन साल पहले हुआ था। वहीं हमारे ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति करीब 4 बिलियन साल पहले ही हुई थी और केवल कुछ लाख साल पहले ही यहाँ पे एक इंटेलिजेंट स्पीशीज होमो सेपियंस इवॉल्व हुए। यानी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड के कॉस्मिक स्केल के एक बेहद ही छोटे हिस्से में मौजूद हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि इस ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति हमसे काफी पहले ही हो चुकी हो। ऐसे में ये जीवन हमसे टेक्निकली काफी एडवांस भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि क्या हमारे जीवन के इस कॉस्मिक स्टेज में हमारे पृथ्वी पर जीवन काफी देर से आया, और क्या हमसे पहले भी कोई स्पीसीज यहाँ पे जन्म ले चुकी है या कोई लाइफ फॉर्म, और अगर ऐसा है तो ये हमसे कितने पुराने हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को देखना होगा। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले एक महाविस्फोट से हुई थी, जिसे हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। इस विस्फोट होने के कुछ मिलियन सालों तक हमारा ब्रह्मांड काफी गर्म था, जो कि किसी भी प्रकार के जीवन को पनपने के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं था। जब ये जीवन के पनपने लायक ठंडा हुआ, तब किसी भी प्लेनेट या स्टार का अस्तित्व ही नहीं था। उस समय हमारा विशाल ब्रह्मांड सिर्फ हाइड्रोजन के बने विशाल बादलों से ही भरा हुआ था। बिग बैंग के करीब 70 मिलियन सालों बाद ग्रेविटी ने इन विशाल बादलों को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, और कई साल चले इस प्रोसेस के बाद इन हाइड्रोजनों से बने बादलों से जन्म हुआ फर्स्ट जनरेशन स्टार्स का। ये फर्स्ट जनरेशन स्टार्स बहुत ही बड़े, शक्तिशाली और चमकीले हुआ करते थे, जो कि लगभग पूरी की पूरी तरह हाइड्रोजन से ही बने हुए थे। पर लाइफ के लिए जरूरी हैवी एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अभी भी अस्तित्व में नहीं थे, क्योंकि बिग बैंग भी इतना गर्म नहीं था कि इनसे हैवी एलिमेंट्स का निर्माण हो सके। आपको ये
जानकर ताजुब होगा कि बिग बैंग के बाद सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम ही अस्तित्व में आए थे और जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स और हैवी एलिमेंट्स जो हम आज अपने आसपास देख रहे हैं, उनका निर्माण इन फर्स्ट जनरेशन स्टार्स के बहुत ही गर्म कोर में हुआ था और केवल एक ही तरीके से ये हैवी एलिमेंट्स इन तारों के कोर से बाहर आ सकते थे और वो भी तब जब इन तारों का अंत एक महाविस्फोट से हो, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से भी जानते हैं। इन तारों में हुए भयानक विस्फोट यानी सुपरनोवा से विशाल गैस और डस्ट के बादलों का निर्माण हुआ था, जिसने जीवन के लिए जरूरी सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को इस विशाल ब्रह्मांड में सभी तरफ फैला दिया। इन विशाल गैस और डस्ट के बादलों से हमारे सूर्य जैसे सेकंड जनरेशन स्टार्स का जन्म हुआ। पर इस बार ये तारे अकेले नहीं थे। इन तारों के चारों ओर रॉकी प्लैनेट चक्कर लगा रहे थे, यानी बिग बैंग से करीब 0.1 बिलियन साल बाद ही और आज से लगभग 13.7 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड में जीवन के लिए जरूरी सभी एलिमेंट्स आ गए थे। जब बिग बैंग के बाद निकला हुआ हीट धीमे धीमे खत्म होने लगा, तब हमारे ब्रह्मांड में गोल्डी लॉक एरा की शुरुआत हुई। ये वो समय था जब एम्प्टी स्पेस का तापमान आज की तरह -270 डिग्री सेल्सियस ना होकर हमारे घर के रूम टेम्परेचर के जितना 23 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। कई सैकड़ों सालों तक हमारे ब्रह्मांड का एवरेज तापमान इतना ही बना हुआ था। ये वो समय था जब हमारे विशाल ब्रह्मांड में हर जगह पर जीवन पनप सकता था, यहाँ तक ही ऐसे भी रोग प्लैनेट पर जो अपने तारे को छोड़कर ऐसे ही इस विशाल अंतहीन स्पेस में भटक रहे हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि ये सही समय हो सकता था जब हमारे यूनिवर्स में लाइफ की पहली स्टार्टिंग हुई हो, मतलब एक ऐसा प्लैनेट जहाँ का जीवन लगभग हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति के जितना ही पुराना है। ऐसे में ये हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी हो सकते हैं, जो कि एक पूरी की पूरी गैलेक्सी को भी कंट्रोल करने की ताकत रखते हो। पर कई सालों तक चले स्टडीज में भी हमें ऐसी कोई एलियन लाइफ के सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में एक सवाल और बनता है कि आखिर में ये सब हैं कहाँ और हम अब तक इन्हें ढूंढ क्यों नहीं सके हैं। ऐसे में ये भी हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स में लाइफ भले ही बहुत कॉमन हो, पर हमारे इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बहुत ही रेयर हो। साथ ही हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड की सभ्यता को हमारे ब्रह्मांड की सभ्यता को ढूंढने में अरबों करोड़ों सालों का समय लग सकता है। आखिर में ये भी हो सकता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले भी हो सकते हैं और इस यूनिवर्स में जीवन की शुरुआत हमारे ही ग्रह से हुई हो। ऐसे में हम इंसानों को ब्रह्मांड में हर जगह पर जीवन को फैलाने के लिए कई अरबों करोड़ों सालों का समय लगेगा। तब तक हम हमारे सौरमंडल, दूसरे सौरमंडलों और आकाश गंगाओं में मौजूद दूसरे ग्रहों तक जीवन पहुंचा सके। अभी हमारे ब्रह्मांड की उम्र मात्र 13.8 बिलियन साल पुरानी ही है और साइंटिस्टों का मानना है कि आने वाले करीब 1 लाख बिलियन सालों तक हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही बना रहेगा, जिसके बाद हमारे ब्रह्मांड की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आखिरी तारे का भी अंत हो जाएगा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग रेड ड्वार्फ स्टार्स इस विशाल ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार के जीवन को खोजने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। रेड ड्वार्फ स्टार करीब 1 लाख बिलियन सालों तक जिंदा रह सकते हैं, जिसके दौरान ये अपने ऑर्बिट में मौजूद सभी प्लैनेट्स को ऐसे ही सनलाइट प्रोवाइड कराते रहते हैं। इस रेड ड्वार्फ स्टार्स के ऑर्बिट में घूम रहे प्लैनेटों में सबसे ज्यादा लाइफ होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जीवन को पनपने के लिए एक स्टेबल कंडीशंस की जरूरत होती है और इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के आसपास जीवन को पनपने के लिए जरूरी स्टेबल कंडीशंस कई सैकड़ों बिलियन सालों तक ऐसे ही बने रह सकते हैं। पर इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के साथ कई परेशानियां भी मौजूद हैं। ये तारे बेहद ही बड़ी मात्रा में खतरनाक सोलर फ्लेयर्स छोड़ते हैं, जो कि इनके ऑर्बिट में रह रहे प्लैनेट की लाइफ को एक झटके में ही खत्म कर सकते हैं। साथ ही इन तारों की एनर्जी हमारे सूरज के अकॉर्डिंग काफी कम होती है। ऐसे में किसी भी प्लैनेट को हैबिटेबल पोजीशन में रहने के लिए इनसे काफी करीब पर रहना होगा, पर इतने करीब रहने के कारण ये प्लैनेट्स इनसे टाइटली लॉक हो सकते हैं। मतलब इनका एक साइड हमेशा अपने तारे की तरफ रहेगा और दूसरा साइड अपने तारे से अपोजिट साइड में रहेगा। ऐसे प्लैनेट्स का एक साइड बहुत ही गर्म होगा और दूसरा प्लैनेट बहुत ही ठंडा, जहाँ पर किसी भी प्रकार के जीवन को पनपने के लिए चांसेस बहुत ही कम है। पर हमारी धरती पर जीवन की उत्पत्ति ने हमें ये बताया कि जीवन किसी भी परिस्थिति और माहौल में पनपने में और अपने आप को इवॉल्व करने में सक्षम है। ऐसे में हो सकता है कि इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के ऑर्बिट में मौजूद करोड़ों प्लैनेटों में से किसी एक प्लैनेट पर किसी हाईली एडवांस्ड सभ्यता का राज हो, जो कि कई बिलियन सालों से यहाँ पर मौजूद है। पर अभी तो बस ये हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत ही है और हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से ही बहुत ही ज्यादा गति से फैलता जा रहा है और हमसे काफी दूर मौजूद तारे हमसे और भी ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं। ऐसे में एक समय ऐसा भी आ सकता है जो कि इस टाइम पर हमें आकाश में देखने पर काफी तारे नजर आते हैं
और कुछ समय होते होते हमें ये पूरा काला ब्लैक नजर आएगा। ऐसे में हमसे कई बिलियन सालों के बाद पैदा होने वाली जनरेशंस बहुत ही चकित होंगी कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के शुरुआती दिनों में रहना कैसा होता होगा, जब सारा आकाश संगीन तारों से भरा हुआ होता था और हम हमारी ब्रह्मांड के शुरुआत के बाद निकले कॉस्मिक ग्लू को देखने में सक्षम थे। वो हमारी तरह ये भी नहीं जान पाएंगे कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसे में हम बेहद ही खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब हमारा सारा आकाश अनगिनत तारों से भरा हुआ नजर आता है और साथ ही हम अपने ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग की स्टडीज करने में भी सक्षम हैं। ऐसे में आप भी इस समय का मजा लीजिए, रात में आकाश की ओर देखिए और इन तारों को भी जी भरकर देख लीजिए। क्या पता इन तारों का चक्कर लगा रहे किसी ग्रह में मौजूद कोई और भी आपको देख रहा हो। तो फ्रेंड्स, हम फ्यूचर में सीरीज़ की और भी वीडियोस लाएंगे और मेरा ये चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।